हाँ जी। तो स्वागत है साथियों फिर से एक नए सेशन में। साथियों अपनी कल चर्चा हो गई थी अनुच्छेद 54 तक। कल एक क्वेश्चन नहीं बताया था साथियों कि वो क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत जो प्रथम आंग्ल भारतीय, प्रथम नहीं साथियों, वो एकमात्र आंग्ल भारतीय थे, उनका नाम क्या था? डेरेक ओब्रायन, जिन्होंने कब मतदान किया? तो वो साथियों वो बात थी 2012 के, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तो उनके निर्वाचन की बात थी साथियों। तो अपन एक बार फिर से जो कल की क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं साथियों। एक बार कल अपन ने चर्चा की थी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन की तर्ज पर अपनाया गया था, जिसका कारण भी देखे थे कि जो अपने संविधान निर्माता थे उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी? अधिकतर ब्रिटेन में हुई थी। तो वही कारण था कि वो संसदीय शासन व्यवस्था को नजदीकी से पहचानते थे। इसके संदर्भ में अगर आगे की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं साथियों कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित थी। इसके अंतर्गत कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की और वास्तविक, जिसमें चर्चा कर ली कि राष्ट्रपति नाम मात्र की और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। साथियों संसदीय शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, जिसके तहत अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है तो जो वो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित भी हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके संदर्भ में अपने एक कथन भी पढ़ा था कि मंत्री होते हैं जो साथ साथ ही तैरते हैं और साथ साथ ही डूबते हैं। आगे की बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ये अमेरिका में प्रचलित है। इसके अंतर्गत ये कौन राष्ट्रपति होता है और जो उसके सचिव होते हैं उनको कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता। कांग्रेस जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ कांग्रेस का आ जाता है। ठीक है साथियों। तो अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा में साथियों अपन ने देखा कि अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही अपन ने चर्चा की कि अनुच्छेद 52 है ना, जो भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, दिख भी रहा है क्या? उसमें प्रावधान इतना सा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस तर्ज पर ही यह भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। आगे की बात करें तो अनुच्छेद 53 में कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उन शक्तियों का प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करे या अपने अधीनस्थों से करवाए, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही अपन ने अनुच्छेद 74 पढ़ा। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह अपन ने चर्चा की। तो साथियों अगर इसी संदर्भ में आगे की बात करते हैं तो इस प्रावधान के आधार पर कहा जा सकता है क्या कि जो प्रधानमंत्री होता है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो साथियों जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ तब इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा उस प्रावधान में कि जो राष्ट्रपति है उसको मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। मंत्रिमंडल की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। फिर इसके आगे के चरण में बात करें तो एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? उसमें प्रावधान किया गया कि जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है उसको पुनर्विचार के लिए अध्यादेश को लौटाने की शक्ति है कि जो भी कोई मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी ना उसको एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। इसको अनेक बार में प्रयोग में किया गया, लेकिन जो मुख्य दो बातें हैं वो याद रखना। जब के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 2 बार प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेजा। कौन कौन से? एक तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 1998 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कहा कि जो बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी है वो अपने कर्तव्यों के अनुरूप शासन का संचालन नहीं कर रही। तो इसमें के.आर. नारायण जी ने इस प्रस्ताव को वापस भिजवा दिया पुनर्विचार के लिए। इसी संदर्भ में अगर दूसरी बार चर्चा करें तो वही राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण जी थे। लेकिन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल 1997 में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी है,
उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, तो उसी को भी पुनर्विचार के लिए भेजा गया। साथियों, इसी संदर्भ में अपन ने चर्चा की अनुच्छेद 54 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? तो हमने चर्चा की कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो भी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ तक अपने चर्चा की। साथ ही ये चर्चा और की थी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उसको मनोनीत करने के अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में। तो साथियों, अपने अनुच्छेद की चर्चा की, अनुच्छेद 331, उसमें क्या प्रावधान है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों का निर्वाचन कर सकता है। आगे की चर्चा करें तो एक अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। साथियों, इन्हें 12 सदस्य है ना, वो कौन कौन है, उनका क्रम याद रखना जरूरी है। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, इनके अंतर्गत जो वरिष्ठ व्यक्ति है उनको क्या किया जाएगा, राज्यसभा में मनोनयन किया जाएगा। वही राज्यपाल के संदर्भ में देखें तो राज्यों में राज्य विधानसभा के अंतर्गत अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय के रूप में मनोनीत कर सकता है। तो साथियों, अगर इसके संबंध में कुछ कथन और देखें, वो देखो क्या कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके अंतर्गत मताधिकार का प्रयोग केवल निर्वाचित सदस्यों को ही होता है, मनोनीत सदस्यों को क्यों नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका प्रमुख कारण तो साथियों ये है कि अगर मनोनयन सदस्यों का भी अगर मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई प्रावधान किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ना, वो प्रभावित होगा और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निष्पक्ष प्रकार से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करें कि राज्य विधानसभा होती है, उनके अलावा राज्यों के अंदर विधान परिषद भी तो होती है। तो साथियों, विधान परिषद के सदस्य इस कारण भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अपने भारत के अंतर्गत एक समस्या है, वो क्या है कि जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों के अंतर्गत नहीं है। आगे की चर्चा करें कि ये जब 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने या मताधिकार देने का प्रावधान किया गया, तो इन्होंने अपने मत का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो वो साथियों 1997 में जब के आर नारायण राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। आगे की चर्चा करते हैं कि भारत के इतिहास में एकमात्र आंग्ल भारतीय, तो साथियों अभी चर्चा की थी अपन ने स्टार्ट के अंतर्गत कि जो डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने कब 2012 में जब प्रणब मुखर्जी के मतदान हुए थे राष्ट्रपति के, उस समय इन्होंने मतदान का प्रयोग किया। ये राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो साथियों, ये तो हो गई अपनी कल वाली क्लास की चर्चा। अब आज वाली क्लास की चर्चा करते हैं। आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा अनुच्छेद 55 से। साथियों, अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है वो देखते हैं एक बार। तो वही टॉपिक अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो आर्टिकल 55, इसमें क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। साथियों, जिस प्रकार से अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। साथियों, निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है वो बात करते हैं पहले तो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरी बात करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व के आधार पर। तीसरी बात करें साथियों तो एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण
एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण प्रक्रिया, और चौथा की है वो है गुप्त मतदान। साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कभी राष्ट्रपति के चुनाव में आपने भाग नहीं लिया होगा, क्यों? क्योंकि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि आम आदमी उसके अंतर्गत डायरेक्ट शामिल नहीं होता, बल्कि जो अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है ना उनके द्वारा इस चुनाव प्रक्रिया में मतदान का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करें कि साथियों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जो अपने आम चुनाव होते हैं ना उनसे अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार से कल अपने चर्चा की थी, कल अपना मुद्दा भी नहीं था लेकिन कुछ चर्चाएं की थी, वो देखो कि जब एक एमएलए का चुनाव होता है तो उसमें जैसे कोई 4 कैंडिडेट है, 1 2 3 4, ये तो हो गया उनका क्रम, यहाँ हो गया उनका नाम, यहाँ हो गया उनका निर्वाचन चिन्ह। जैसे कांग्रेस का हाथ हो गया, बीजेपी का कमल हो गया, उसी प्रकार से किसी का निर्दलीय हो गए हाथी घोड़ा वाले, और यहाँ होता है क्या? बटन। तो जो अपने आम चुनाव होते हैं उनमें क्या है कि जो सर्वाधिक मत लाएगा वही विजेता होगा। ये तो हो गए अपने आम चुनाव की बात। लेकिन साथियों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना उसमें एक ऐसा मतपत्र होता है। दोबारा से देखते हैं साथियों। अब ऐसे मत पूछना कि मतपत्र का रंग कैसा होता है, ये आपके क्वेश्चन में आएगा भी नहीं। एक ऐसा मतपत्र होता है जिसमें यहाँ तो क्या लिखा होता है? क्रम 1 2 3 4, यहाँ हो गया उनका नाम। ऐसा मतपत्र होता है, यहाँ क्रम होता है, यहाँ उनका नाम होता है। साथियों, इनके निर्वाचन में ये आगे वाली जगह खाली होती है क्योंकि वहाँ मतपत्र का प्रयोग किया जाता है, ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो साथियों, जैसे जो मत देते हैं ना उनको सभी के आगे नंबर लगाना आवश्यक होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है तो 1 2 3 4, जैसे भाई एक नंबर पे किसको रखना चाहता है उसके नाम के आगे 1 लगा देगा। भाई मैं सर्वप्रथम इसको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पर इसको देखना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पर तीसरे पे इसको, और चौथे पे इसको। इस प्रकार से मतदान प्रक्रिया होती है साथियों, ऐसा नहीं कि जिसको मतदान के रूप में देखना चाहते हैं उसी के आगे कौन नंबर लगाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। जो अगर 4 कैंडिडेट मतदान में शामिल है तो चारों को ही मतदान देना पड़ेगा, लेकिन किस आधार पर? जैसे भाई एक नंबर के रूप में किसको देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे पे किसको। ये तो हो गए साथियों राष्ट्रपति का निर्वाचन कि जो जितने भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं ना उन सभी को मतदान देना आवश्यक होता है, लेकिन वहां क्या होता है? क्रम। ठीक है साथियों, तो ये होता है कौन सा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। जनसंख्या के अनुपात में बता ही दिया साथियों कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन होता है। तीसरा, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण। साथियों, इस चुनाव में क्या होता है कि जो न्यूनतम कोटा है, न्यूनतम कोटा क्या है कि जो डाले गए वैध मत है ना बटे 2 + 1, यानी अगर मान के चलो 50 बैठे तो न्यूनतम कोटा उनका क्या होगा? 50/2 + 1, यानी 25 + 1 26। 26 वोट मिल गए ना किसी व्यक्ति को तो वो क्या होता है? निर्वाचन के अंतर्गत जीत जाता है साथियों। तो ये हो गया साथियों क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें क्या होता है साथियों, अगर किसी एक व्यक्ति को, प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति को अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है ना तो फिर इसको हटा के जो दूसरे नंबर पे है उसको शामिल कर लिया जाता है। साथियों, ये होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये बात हो गई। और ये मतदान है ना गुप्त प्रकार से होता है, खुले में नहीं होता। नहीं तो अगर खुले में होए तो बाहर आके तो वहाँ खड़े व्यक्ति क्या बोले? वोट मेरे को ही देना। और अगर किसी दूसरे को देते तो क्या बोलते हैं? तू बाहर मिल। वो काम इसमें नहीं है। आजकल देखें तो अगर भारत में सभी प्रकार के निर्वाचन देखते हैं ना तो उनमें लगभग सभी के अंतर्गत गुप्त मतदान प्रणाली को लागू किया हुआ है। इसका मेन कारण यही है। ये तो हो गई अपनी साथियों मेन चर्चा। अगर साथियों आगे की चर्चा देखते हैं तो ये जनसंख्या का अनुपात है ना इसमें आधार वर्ष कौन सा वर्ष माना गया है? साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में है ना
राष्ट्रपति के चुनाव में जो 1971 का जनगणना वर्ष है ना, उसको आधार वर्ष माना गया है, जिससे जो 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन है ना, ये कब हुआ? ये 2001 में, जिसके अंतर्गत 2026 तक है ना, इसकी वैधता बढ़ा दी गई। वैधता क्या कि जो 1971 की जनसंख्या है उसी को आधार माना जाएगा। कब तक? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कहा गया कि 2026 तक इसी को वैध माना जाएगा। साथियों, अब जिस प्रकार से अपन ने न्यूनतम कोटे की बात की, तो न्यूनतम कोटा यानी डाले गए कुल वैध मतों में से बटे 2 + 1, ये तो होता है साथियों न्यूनतम कोटा। अब साथियों की एक ऐसा प्रावधान है क्या कि आज तक कभी, अगर साथियों अभी बता ही दिया ना, अगर किसी वरीयता के क्रम में किसी एक व्यक्ति को अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो दूसरी वरीयता के क्रम के व्यक्तियों को देखा जाता है। ऐसा हुआ है साथियों जब 1959 के अंतर्गत साथियों बात करें, जब 1969 के अंतर्गत वीवी गिरी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि जो पहले नंबर पे थे ना, उनको क्या नहीं मिला? न्यूनतम कोटा नहीं मिला। तब वीवी गिरी जी है तो वो क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए दूसरे वरीयता के क्रम में। साथियों अगर इसी संदर्भ में देखें क्या कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो साथियों एक अनुच्छेद याद रखना आपको, अनुच्छेद 324 के अनुसार है ना, जो भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ये हो गई साथियों अपनी बात। एक और साथियों कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होता है, तो साथियों जिस प्रकार से पीठासीन अधिकारी है ना, जो राज्यसभा या लोकसभा के महासचिव होते हैं, जो वो पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो दोनों के कैसे होंगे? एक बार राज्यसभा का महासचिव हो गया, एक बार लोकसभा का महासचिव हो गया। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू, तो इनका पीठासीन अधिकारी कौन था? तो जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा के महासचिव कौन थे? पीसी मोदी। साथियों ये कौन थे? पीठासीन अधिकारी। प्रमोद चंद्र मोदी है, वो अपनी द्रौपदी मुर्मू के चुनाव हुए थे ना, उनके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी थे साथियों प्रमोद चंद्र मोदी। तो अगर साथियों आगे की चर्चा करते हैं क्या कि एक एमएलए, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, तो साथियों एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा की कुल सदस्य संख्या इंटू 1/1000, ये तो हो गया सूत्र साथियों। क्या बात करते हैं? एक एमएलए का मत मूल्य तो राज्य की कुल जनसंख्या
बटे विधानसभा में सदस्य संख्या इंटू 1/1000। साथियों यहाँ अगर भाग 1000 भी लगाएंगे तो भी सही है। ये तो हो गया। इस प्रकार से क्या एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं साथियों। शायद राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य 128 के लगभग है साथियों। अभी कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म होगा वो बताऊंगा साथियों। दूसरा बात करते हैं एक एमपी का मत मूल्य। एमपी का मत मूल्य साथियों, एमपी का मत मूल्य कैसे निकालते हैं कि निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये साथियों एक सांसद होता है ना, उसका मत मूल्य होता है। साथियों अगर बात करते हैं विधायकों की, तो अलग अलग राज्यों के अंतर्गत विधायकों का मत मूल्य है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के सांसदों का मत मूल्य एक ही रहता है साथियों। ये आपको कॉमन चीज़ है याद रखने वाली। अगर आगे की बात करें तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, प्रस्तावक अनुमोदक और जो जमानत राशि है उसके बारे में देखते हैं साथियों। जो 3 बार अभी तक है ना, जो 3 बार चेंज हुई है, प्रस्तावक अनुमोदक जमानत राशि। साथियों अगर 1952 की बात करें, एक तो 1952, एक 1974, एक 1997। साथियों 1952 में प्रस्तावक की संख्या 1, अनुमोदक की संख्या 1 और जमानत राशि 0 थी जब राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बात 1974 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रस्तावकों की संख्या 10 है, अनुमोदकों की संख्या 10 है और 2500 रुपये जमानत राशि थी। अगर 1997 से अब तक की बात करें तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि हो गई। साथियों ये जमानत राशि है ना, कब जब्त होती है? पहली बात तो ये करिए कि जमानत राशि जब्त कब होती है, तो कुल वैध मतों में से में से 1/6 मतों का प्राप्त न होना। साथियों जमानत राशि कब जब्त होती है कि जो डाले गए वैध मत है ना, उनमें से 1/6 मत भी नहीं प्राप्त होते, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि जब्त करने वाला कौन होता है? तो साथियों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ये हो गई साथियों अपनी बात। दूसरी बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंतर्गत, अगर चुनाव के अंतर्गत धांधली का मतलब समझते हो ना साथियों, समझते होंगे, ब्रिटेन से तो उठ के आए नहीं आप। जो धांधली हो जाती है तो उसके अंतर्गत आम व्यक्ति है ना, वो जाके रिपोर्ट नहीं दे सकता, वो जाके शिकायत नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत या तो इसकी सुनवाई एक तो है ना सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होगी, ये प्रावधान है। दूसरी बात, इसकी सूचना कौन देगा? इसकी सूचना या तो जो विरोधी उम्मीदवार है या वो दे, या चुनाव अधिकारियों की कम से कम 20, न्यूनतम संख्या 20
होती है ना, वो जाके 30 दिन की अवधि के अंतर्गत अगर सर्वोच्च न्यायालय को बता देते हैं कि ये चुनाव है जो संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं हुआ, तो उसकी सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है, दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति के पद को बर्खास्त कर देता है। लेकिन बात याद रखने वाली यह है कि जब तक वह पद पर बना रहता है और उसने जो कार्य किए वो वैध माने जाएंगे। ये साथियों अपना अनुच्छेद 55 हो गया है। तो अनुच्छेद 74 की बात देख ही लिए ना आप। 74 में क्या कहा गया है? 74 में कहा गया है कि सर्वोच्च राष्ट्रपति के चुनावों की शिकायत कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये तो हो गया अपना अनुच्छेद 55। अगर अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 56(1) की बात करते हैं तो 56(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर पद की शपथ लेने से लेकर 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। परंतु साथियों, परंतु, किंतु, ये शब्द ना ये परेशान करते हैं। वो देखते हैं क्या परंतु में क्या। 56 का सब क्लोज ए सब क्लोज क ये क्या कहता है साथियों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र दे सकता है। ये तो हो गया साथियों 56 का सब क्लोज ए का ख। दूसरा बात करें 56 का सब क्लोज ए का ख। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन या एवं अतिक्रमण करने पर महाभियोग के द्वारा उठाया जा सकता है। साथियों अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति जब अपने पद की शपथ लेता है उस दिन से लेकर अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। किंतु अनुच्छेद 56(1) का सब क्लोज क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके संदर्भ में आगे वाले अनुच्छेद 56 सब क्लोज 1 है की बात करें तो उसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर इस संविधान का उल्लंघन एवं अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। साथियों, महाभियोग के द्वारा अपने संविधान के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जा सकता है। अगर दूसरी बात करें महाभियोग के द्वारा, महाभियोग की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में की गई है तो साथियों महाभियोग की चर्चा, एक सेकंड, महाभियोग की चर्चा साथियों एक तो अनुच्छेद 56 का सब क्लोज 1 ख के अंतर्गत
दूसरी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, तीसरी अनुच्छेद 361 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। साथियों, तीन ही अनुच्छेदों में महाभियोग की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के संदर्भ में। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 56 का सब क्लॉज 1 है, और दूसरा अनुच्छेद 61 और तीसरा अनुच्छेद 361 का 1 सब क्लॉज 1। ठीक है साथियों, अब ये क्वेश्चन यह आएगा कि राष्ट्रपति के संबंध में जो महाभियोग है उसको लिया कहाँ से गया है? तो साथियों, इसे अमेरिका के संविधान से बिल्कुल ही नहीं लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 12 का सब क्लॉज 10 है, वहां से महाभियोग को लिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये अपनी चर्चा हो गई। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है की चर्चा हो गई। अगर अनुच्छेद 56 का सब क्लॉज 1, 56 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ग की बात करें तो उसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी अवधि के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण नहीं किया। साथियों, अनुच्छेद 56 का एक सब क्लॉज क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद पर जब तक बना रहेगा, चाहे उसकी अवधि समाप्त हो जाए, जब तक उसका उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया गया, उसने शपथ ग्रहण नहीं की। ठीक है साथियों, यह हो गया 56 का सब क्लॉज 1 आ गया। अगर साथियों 56 का सब क्लॉज 2 की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने चुनाव से अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसे उपराष्ट्रपति का यह दायित्व होगा कि वह सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करेगा, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन होता है और भारत के नागरिकों को पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति यानी प्रथम नागरिक का पद खाली हो गया है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करने का दायित्व होगा। साथियों, अनुच्छेद 56 एक बार दोबारा से देखते हैं। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगर 56 का सब क्लॉज 1 देखे तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से लेकर अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, परंतु 56 का सब क्लॉज 1 का क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 56(1) का सब क्लॉज कहता है कि राष्ट्रपति अगर संविधानों का उल्लंघन एवं अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति को ही हटाया जा सकता है। साथियों, अगर अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, लेकिन भारत के संदर्भ में केवल राष्ट्रपति को ही हटा सकते हैं। अब देखते हैं कि जो महाभियोग शब्द है इसका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। साथियों, एक तो 56 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किया गया है जो आपके सामने है, दूसरा अनुच्छेद 61 में किया गया है और तीसरा अनुच्छेद 361 का सब क्लॉज 1 में किया गया है। रही बात ये कि महाभियोग
महाभियोग है ना, ये कहाँ से लिया गया है, महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो वो आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 12 का सब क्लोज 10 से लिया गया है। ये साथियों अपना अनुच्छेद 56 का खेत तक की चर्चा हो गई। अगर गै की बात करते हैं तो अनुच्छेद 56 का सब क्लोज गै कहता है कि राष्ट्रपति, साथियों यह कहता है कि राष्ट्रपति अपनी अपनी अपने पद की अवधि पूर्ण यानी 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी जब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं किया हो। यह अनुच्छेद 56(1) का सब क्लोज ग कहता है। अब अनुच्छेद 56 का सेकंड क्या कहता है कि साथियों, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या उसने इस्तीफा दे दिया तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को बताया जाएगा कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। इसका मेन कारण क्या है कि लोकसभा होती है, वो जनता का सदन होता है और जनता को पता होना चाहिए कि अपने प्रथम नागरिक का पद खाली है। अब वो चुनाव लड़े या ना लड़े ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साथियों इसके लिए आजकल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आम व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल ही नहीं लड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए वर्तमान में 1997 के संदर्भ में 50 तो अनुमोदक और 50 प्रस्तावक 15,000 रुपये जमानत के दे सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कहाँ से लेके आएंगे? आपकी विधानसभा का एमएलए भी आपका प्रस्तावक नहीं बन सकता। ठीक है साथियों, ये अपना अनुच्छेद 56 की पूरी चर्चा हो गई। अब साथियों अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो ये भी छोटा सा अनुच्छेद है। 57 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का साथियों अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, तो अपने संविधान के उपबंधों के आधार पर एक बार चुना गया राष्ट्रपति को दोबारा भी चुना जा सकता है। ठीक है साथियों, ये हो गया अनुच्छेद 57, दोबारा भी चुना जा सकता है। साथियों अपने संविधान के अंतर्गत यह उल्लेखित नहीं है कि कितनी बार चुना जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि संविधान में कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में भी दोबारा भी चुना जा सकता है। क्योंकि अपने राजेंद्र प्रसाद जी है वो 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने जा चुके हैं। तीसरी बार उन्होंने स्वयं मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के मध्य कुछ मतभेद के चलते हुए। ठीक है साथियों, अगर हमें अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो साथियों अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन वह उसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है। कैसे कि साथियों अमेरिका में राष्ट्रपति की शासनकाल कितने साल का होता है? वो 4 साल का, इस हिसाब से 8 साल हुए। लेकिन अगर बीच के अंतर्गत अपने यहाँ क्या होता है कि कोई राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वह पद ग्रहण करता है तो उससे अगले 5 साल के लिए अगले 5 साल के लिए बना रहता है। लेकिन अमेरिका में क्या प्रावधान है कि अगर किसी राष्ट्रपति का किसी कारणवश अगर उसका पद रिक्त हो गया तो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो अनुच्छेद 57 की बात हो गई साथियों।